जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 45 चलेगा। और साथियों, इससे पहले आपका टोटल 44 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपका इनमें से कोई प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब को ओपन कर लेना है और जो चैनल है उसके अंदर आ जाना है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस प्लेलिस्ट में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो चौथा नंबर का जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा जो आपका छूटा हुआ है। तो यहाँ से जाकर आप लोग सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं। और साथियों, ये जो क्लास है, अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और ये क्लास का टाइमिंग है, तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए साइंस क्लास करना है तो शाम 7:30 बजे, और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण, इसके लिए आप रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं समस्थानिक का मतलब क्या होता है। तो समस्थानिक में होता क्या है, परमाणु संख्या इसमें समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, इसका यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार 16, तो ये पहला समस्थानिक है। दूसरा समस्थानिक यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक तो 8 ही होगा, क्योंकि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, और ये होता है 17। फिर होता है O18 और परमाणु क्रमांक 8 ही होता है, तो 16, 17 और 18 ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो इसके भी 3 समस्थानिक होते हैं। H11 जिसको कहा जाता है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम, H13 ये है ट्राइटियम। यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी में परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार सभी का अलग अलग है। तो समस्थानिक में ऐसा ही होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, अगर आपसे पूछे, अगर आपको जीवाश्म का आयु पता करना है, जीवाश्म का आयु, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो कार्बन 14 पद्धति का। जीवाश्म आयु पता करना है उसके लिए कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको चट्टान का आयु पता करना है या पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है, जो निर्जीव चीज़ है, तो उसके लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, सजीव आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल होता है। अगर आपको चट्टान या फिर पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो उसके लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। घेंगा रोग के इस्तेमाल में, घेंगा रोग में किस समस्थानिक का इस्तेमाल होता है, तो आयोडीन 131 को। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताए हैं आपको केवल ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। और देखिए, जिनको बिहार पुलिस बैच के बारे में पता है 1 मिनट हम बताने वाले हैं, तो जिनको पता है आगे आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और देखिए, जिनको नहीं पता है तो ये है बिहार पुलिस का बैच। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। डेली आपको क्लास मिल जाएगा जो यूट्यूब पर ही होता है, नोट्स मिल जाएगा, 1 लाइनर जीके मिलेगा, क्लास का PDF मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्लस जो क्लास होता है उसका डेली नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो बताइए, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। तो देखिए, विघटन किसका होता है, जिसका पाचन होता है उसी का विघटन होता है, ठीक है। जिसका पाचन होगा उसी का विघटन भी होगा।
तो वसा की बात करें, इसका पाचन होता है, ठीक है। और वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम होता है, देखिए एंजाइम क्या करता है, पचाता है। क्या करता है? पचाता है। जैसे वसा का जो अगर शरीर में पाचन करना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम है? तो उसके लिए आपका एंजाइम है लाइपेज। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे। तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो एमाइलेज एंजाइम। कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम। प्रोटीन की बात करें तो इसका पाचन 3 एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन 3 एंजाइम करता है। पहला एंजाइम है पेप्सिन, और ये कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से। कहाँ से निकलता है? अमाशय से। दूसरा एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, जो हम बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? ये आपका अग्नाशय से। और आपको याद होगा अग्नाशय से ही क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तीसरा कौन सा एंजाइम है? तीसरा है इरेप्सिन। ये निकलता है छोटी आंत से, ठीक है। तो प्रोटीन पाचन के लिए 3 टाइप के हार्मोन है, ठीक है। 3 टाइप के क्या है? हार्मोन एंजाइम है। कौन कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज एंजाइम, वसा के लिए लाइपेज। तो बचा आपका चौथा ऑप्शन, विटामिन का पाचन नहीं होता है, इसलिए इसका विघटन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का विघटन नहीं होता है, जल का भी विघटन नहीं होता है, खनिज लवण का भी विघटन नहीं होता है। तो विटामिन, जल, खनिज, इसका पाचन नहीं होता है, इसलिए इसका विघटन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, केवल 4। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और साथियों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बूस्टर जीके का सेट नंबर 19 आपने नहीं डाला। तो देखिए कल आपका सेट नहीं बना पाए थे, आज आपको मिल जाएगा सेट नंबर 19। और जिनको नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं, बैच में आपको डेली इसी प्रकार से एक नोट्स दिया जाता है और टोटल आपको एग्जाम से पहले 100+ नोट्स मिलेगा। तो अगर आपका जीके जीएस वीक है और आप अपने जीके जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये नोट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। बिहार पुलिस ही नहीं, बाकी बिहार पुलिस ड्राइवर हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। देखिए हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे पूरा डिस्कशन के साथ में, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में आए आप उसे सॉल्व करके ही आए, ठीक है। बताइए हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या। और जो साथी इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो आपसे होने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लगिए, जमकर तैयारी कीजिए। 20,000 पदों के आसपास नई भर्ती है, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारी को आज से स्टार्ट कीजिए और जो पीछे हमने बैच बताया जाकर आप लोग जानकारी ले लीजिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन चौथा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये आपका क्या है? तो एक प्रकार का उदासीन है। क्या है? उदासीन। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। क्या होता है? CO। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 5 के लिए, ठीक है। आपको देखिए आपके पास लूसेंट बुक तो होगा, सभी के पास होता है, तो कम से कम आधा चैप्टर, अगर एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते तो आधा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए और आज से ही स्टार्ट कीजिए। बाकी आपको दूसरा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हम क्लास में कराते हैं उसका रिविजन कीजिए, उसको तैयार कीजिए और लूसेंट बुक को पढ़िए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपका 2000 कब पारित हुआ था? 13 में, 2013 में। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है?
और आपने अगर बिहार पुलिस का बैच लिया है तो आपको दूसरा कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बार बार रिपीट कर देते हैं। और जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए तैयारी करते हैं, आपका आप 7 बजे की क्लास को बंद कर रहे हैं और 7 बजे की क्लास को बंद करके आपका 8 बजे की है, ठीक है। तो 8 बजे बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों आप लोग क्लास देख सकते हैं, बाकी आपको नोट्स मिलते रहेगा। तो थेयम जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो याद रखिए केरल का, केरल का। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य भी है कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली मोहिनी अट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है केरल का, ठीक है। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, गरबा दांडिया, ठीक है। कर्नाटक का क्या है आप लोग बताइए कमेंट करके। तो यक्षगान, कर्नाटक का क्या है लोक नृत्य, यक्षगान। अगर आपसे पूछे यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है तो कर्नाटक का। शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है। भारत में वर्तमान में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है, पहले 8 थे, अभी वर्तमान में 9 है और 9वां जो बना है आपका छऊ बना है। क्या बना है, छऊ शास्त्रीय नृत्य। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हर्षवर्धन। कौन हुआ था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात करें तो इनके दरबार में एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की है, हर्षचरित की रचना। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग भारत आया था। कौन आया था, ह्वेनसांग। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन अब बिहार पुलिस के एग्जाम में आते हैं और बिहार पुलिस के एग्जाम में टोटल 35 क्वेश्चन केवल साइंस से आता है और साइंस में से सबसे अधिक आता है आपका बायोलॉजी से। तो साइंस क्लास आपका ऑलरेडी शाम 7:30 बजे चल रहा है, तो इसको जरूर देखिए। चलिए इसका आंसर जो भी अवधि बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, अवधि भाषा में। अच्छा, रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा का निषेध कब किया गया। बिल्कुल सोच समझकर आंसर कीजिएगा और जैसे ही आपका क्लास खत्म हो जाएगा इसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। और कल जो आपका क्लास हुआ था उसका पीडीएफ कल नहीं डाल पाए थे, आज सुबह हमने अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसका क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा 1 से 2 घंटा में आंसर के साथ इसका पीडीएफ। तो सती प्रथा का निषेध हमने कई बार आपको बताया है, 1829 में किया था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम कौन थे, गवर्नर जनरल। किसके सहयोग से किया था, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम में। कहाँ पर है, असम में आपका स्थित है। असम की राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर है। असम में 2 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा है आपका मानस नेशनल पार्क। ये दोनों कहाँ पर है, असम में। ओडिशा में कौन कौन सा है, हमने आपको बताया है, भितरकनिका, सिमलीपाल, गाहिर माता, नंदनकानन, ये सभी कहाँ पर है, ओडिशा में। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, इस पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है।
तो देखिए द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो है किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्विंकल खन्ना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट से क्या होगा। देखिए एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, लेकिन एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर सोशलिस्ट शब्द को हटा दें तो आपका बचेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में किया गया था। ठीक है, 1924 में। लेकिन ये जो आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसकी स्थापना 1928 में किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोग से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो देखिए एक कोशिका है, कोशिका के अंदर में क्या होता है? केंद्रक, और इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये हम आपको बता चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। अगर आपसे पूछे इस केंद्रक के बाहर पूरे कोशिका में और कहाँ पर डीएनए होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, ये सभी क्या है? कोशिका का अंग है, जिसको कोशिकांग कहा जाता है। जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सभी क्या है? कोशिका का अंग है। तो ये कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूत्रकनिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकनिका। इसकी खोज किसने किया था? ये भी हम आपको बता चुके हैं, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। तो केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए रखता है। तो केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोटीन तो मिलेगा, क्योंकि इसका संश्लेषण कौन करता है? आरएनए करता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। बाकी आरएनए, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। अभी हमने आपको बताया केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए होता है, तो डीएनए तो हो गया, आरएनए भी हो गया, और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए करता है। तो 1, 3, 4 ये तीनों केंद्रक के अंदर होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या है? और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को नंबर लिखा दिए हैं, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। 9631887058 नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो आइए इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझाते हैं। देखिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल प्रोटीन, ध्यान से सुनिएगा, जो हम डिस्कशन करते हैं थ्योरी, वहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सरल प्रोटीन। दूसरा होता है संयुक्त प्रोटीन, ये सब हम आपको लिख के देंगे, जिस तरह से बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, संयुक्त प्रोटीन। तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन की बात करें, इसका एग्जाम्पल है जैसे एल्बुनिन। क्या है? एल्बुनिन, ये आपका सरल प्रोटीन है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, यहाँ पे लिख देते हैं पहला का, आपका पहला हो गया एल्बुनिन, दूसरा है आपका ग्लोब्यूलिन, और इसमें है हिस्टोन। ये सभी सरल प्रोटीन का उदाहरण है। संयुक्त प्रोटीन की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आपका आएगा लिपोप्रोटीन। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा कि लिपोप्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है? सरल, संयुक्त, व्युत्पन्न। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिपोप्रोटीन। दूसरा आता है इसमें आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा आता है न्यूक्लियोप्रोटीन, सिर्फ बोल देते हैं, बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें, इसी में आपका आता है हीमोग्लोबिन, और इसी व्युत्पन्न प्रोटीन को ही जटिल प्रोटीन कहा जाता है। जटिल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन को ही जटिल प्रोटीन कहा जाता है। इसी में आपका आता है हीमोग्लोबिन और कोलेजन, 2 चीज़, ठीक है। हीमोग्लोबिन और कोलेजन किस में आता है? जटिल प्रोटीन में। जटिल प्रोटीन को ही व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं।
तो बताइए हीमोग्लोबिन किस में आएगा? सही आंसर है जटिल प्रोटीन में। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? खून का रंग लाल करता है। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम बोले तो ये आपका हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो परगना जो है इसको कहा जाता था जिला। जिला से बड़ा आपका राज्य होता है और राज्य को कहा जाता था प्रांत। प्रांत बोले या राज्य, जिसका मतलब था सरकार, और सूबा का मतलब था आपका पूरा केंद्र। क्या था? पूरा केंद्र। तो बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है तो जिला, फिर प्रांत, फिर केंद्र। सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो अगर आप लोग लुसेंट पढ़ते हैं तो साफ साफ वहाँ पर लिखा है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? डेट भी पूछा जाता है। तो 263 BC यानी 263 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ पर थी? तोसली। ठीक है, तोसली ये कलिंग की राजधानी थी। अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख, जिसमें से 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो द्विसदनीय विधायिका का मतलब जिस राज्य में विधान सभा और विधान परिषद दोनों हो। और टोटल भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। तो अपना बिहार तो आएगा, बिहार आ जाएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। तो 3 इधर हो गया और 3 आपका कर्नाटक हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। तो भारत में टोटल 6 राज्य है जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, तो पंजाब में नहीं है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है इसको 1988 में संशोधित किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बताते हैं, बनता है कि बताइए वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम तो याद रखिएगा 1972 में आया था। इसी के 1 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। कब होती है? 1973 में। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब होती है? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में। तो 3 आपको ध्यान रखना है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992, और एक पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में आया था। ये वन जीव है और ये वन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये तो हम हजारों बार आपको बता चुके हैं। अगर मुख्य भूमिका पूछे तो यहाँ पर कन्याकुमारी हो जाएगा, सबसे दक्षिणी पूछे तो अंडमान निकोबार में है, ये आपका है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडल पीक। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में एक पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बता चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 17 व्यक्ति था प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे अधिक अपना बिहार का हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना था 11 में? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में। अच्छा, इस जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली। राज्य का पूछे तो अपना बिहार, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दिल्ली ध्यान रखना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो जिसका उल्लेख संविधान में होगा वही संवैधानिक निकाय होगा। तो नीति आयोग का उल्लेख नहीं है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। वित्त आयोग का है, आर्टिकल नंबर 280 में इसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पूछे तो 243 आई में राज्य वित्त आयोग है और 280 में वित्त आयोग है, ध्यान रखिएगा। जो भी आर्टिकल बताते हैं उसे ध्यान रखना है। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? आंसर है अकबर के अनुरोध पर। ठीक है, अकबर के अनुरोध पर। देखिए, एक है तुजु के बाबरी, ये किसकी आत्मकथा है? तुजु के बाबरी। तो ये बाबर की आत्मकथा है, तुजु के बाबरी। किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। बाद में इस तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया और उसका नाम पड़ा बाबरनामा। तो बाबरनामा आपका फारसी भाषा में है और तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी हजारों बार बता चुके हैं। आंसर है 22 मार्च। और इसी दिन विश्व जल दिवस के दिन ही बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 22 अप्रैल को पूछे विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ये तो बता चुके हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर। 11 जुलाई को आप लोग बताइए तो, हमने कल ही आपको बताया था 11 जुलाई। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव कहाँ से होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेट के अमाशय से निकलता है HCl। और ये आपका क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। नाइट्रिक अम्ल भी क्या है? प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है? प्रबल अम्ल है। जबकि CH3COOH सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ये आपका दुर्बल अम्ल है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर है नाभिकीय संलयन। लेकिन परमाणु बम की बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। कैसा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। किसके समय में? तो चेम्सफोर्ड के समय में, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये घटना घटित हुई थी। तो इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने भी, यानी इस कांड के विरोध में महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि को त्याग दिया था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था महात्मा गांधी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसके बारे में कल हमने शायद बिहार ASI क्लास में बताया था। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर है। तो पहला तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव है, तीसरा पार्श्वनाथ है, चौथा कौन है? महावीर स्वामी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? चल, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, ये हम आपको बता चुके हैं, जेनेवा में है। WHO का भी कहाँ पर है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम था GATT, GATT। ठीक है, और GATT से नाम बदलकर WTO कब रखा गया? तो याद रखिएगा 1995, यानी कि WTO की स्थापना 1995 में होती है। WHO की स्थापना पूछे तो 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है?
तो महाकुंभ का जो मेला है 4 जगह पर लगता है, 4 पवित्र स्थान पर लगता है। पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, तीसरा है उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, और चौथा है नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। तो यहाँ याद रखिएगा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक 4 जगहों पर लगता है महाकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? शॉर्ट में कहा जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और IMF WB की स्थापना जो हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के दौरान, लेकिन यह अस्तित्व में आया था IMF 1945 में। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? चलिए आंसर है टोडरमल। अकबर की बात करें, इन्होंने 1582 में क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। अच्छा, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में। ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, जजिया कर को लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बताइए तो कमेंट करके, ये हम आपको बता चुके हैं। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। बाबर का मकबरा पूछे कहाँ पर है? काबुल में, ठीक है। और अकबर का कहाँ पर है? आगरा के सिकंदरा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? चलिए, अगर आपने मोहम्मद बिन कासिम आंसर किया तो बिल्कुल सही है। जजिया कर को लागू करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, और ब्राह्मण पर जजिया कर को लागू किया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। एक बीमारी फैला था प्लेग नामक बीमारी फैला था। तो जब ये बीमारी समाप्त हुआ था तो इसी के खुशी में चार मीनार बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी ये सभी जो है किसी न किसी मृत व्यक्ति का स्मारक है। तो आंसर है चार मीनार। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, ठीक है। और ये कोर्स है, फिर से रिपीट कर देते, नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।